तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फैमिली लॉ सीरीज के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं एंड जिसे हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एंड अब तक हमने इसमें पार्ट 6 तक कवर कर लिया है, तो ये पार्ट 7 होगा। तो चलो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम करके है। तो इसमें बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा केस किससे जुड़ा हुआ है। तो देखो, जो मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो का जो केस है ये 1985 का केस है। ये रिगार्डिंग मेंटेनेंस है। ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा था कि जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC है, दैट इज़ मेंटेनेंस, वो हर सिटीजन पे इम्प्लाई होगा, इंक्लूडिंग मुस्लिम, है ना। ठीक है, मतलब अगर कोई महिला जो डिवोर्स के बाद खुद का मेंटेनेंस नहीं देख पा रही है ना, तो वो मेंटेनेंस का हकदार होगी। ठीक है, तो ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, इस्टेब्लिश किया था ये प्रिंसिपल? मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो, ये 1985 का केस है। ठीक है, नाउ जो मुक्कू राठौड़ और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है ये ओरल गिफ्ट के रिगार्डिंग है। अब देखो यहाँ पे जो मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का केस है ये डावर से रिगार्डिंग है ना। तो जो मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें प्रीवी काउंसिल ने ये इस्टेब्लिश किया था कि जो मुस्लिम विडो है उसके पास लॉफुल राइट होगा टू पॉजेज हर डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। मतलब कोई अगर मुस्लिम विडो है तो उसके पास लॉफुल राइट है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को पॉजेज करे, है ना, अगर उसके हस्बैंड ने उसका डावर पे नहीं किया हो तो। ठीक है, बट जो मुस्लिम वोमेन है उसके पास ऑब्सल्यूट ओनरशिप नहीं होगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। डैट मीन्स कि यही नहीं कि वो मतलब वो उस प्रॉपर्टी को पॉजेज कर सकती है बट उसको सेल नहीं कर सकती। ठीक है, नवाजिश अली खान वर्सेस अली रजा खान का जो केस है वो लाइफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग केस है। ठीक है, अब इसमें देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ना, जिसमें मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, ये बात पूछी जा रही है और किस केस से रिलेटेड है। तो देखो जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा क्या है, वाइल देयर इज़ नो रोज विच हैज़ नो थॉर्न बट इफ़ वॉट यू होल्ड इज़ ऑल थॉर्न एंड नो रोज बेटर थ्रो इट अवे रिलेट्स टू। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है, अगर मान लो देयर इज़ नो रोज विच हैज़ नो थॉर्न, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रोज हो, मतलब कोई ऐसा गुलाब हो जिसमें कोई कांटे नहीं है, बट अगर ऐसा है कि आपके पास कोई कुछ मिला है तो उसमें बस कांटे ही कांटे हैं, गुलाब नहीं है, तो बेटर ये होगा कि आप उसको फेंक दो, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको किसने कहा था, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, है ना। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिस VR कृष्णा ने यूसुफ राथौर वर्सेस सौरमल के केस में कहा था। ठीक है, ये 1976 का केस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मैरिज आपसे संभल नहीं रही हो तो इससे अच्छा है कि आप डिवोर्स ले लो बाई म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो यही बात कही गई थी। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या बताता है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी ऑफ डिवोर्स है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, किसके इसमें, यूसुफ राथी वर्सेस सोरोमॉल के केस में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो डावर इन मुस्लिम लॉ इज़, अब जो डावर है वो मुस्लिम लॉ में क्या है, वो डावरी तो नहीं है। ठीक है, वो डावरी नहीं, वो एक ऑब्लिगेशन है जो हस्बैंड के ऊपर इम्पोज हो जाता है एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाइफ। सही बात है। और डावर जो है वो क्या है, डावर मतलब मेहर एक कंसिडरेशन फॉर मैरिज है। नाउ अब यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो तलाक़ बिद्दत है
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एंड हमने एक और केस देखा था एंड उस केस का क्या नाम था बाद में बता दूंगा, ठीक है, छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है, मैरिज इन फॉस्टरेज रिलेशनशिप इज। अब देखो अगर आप कोई शादी बस इसलिए करते हो जिससे कि आपका पालन पोषण हो सके, तो ऐसी शादी वायर्ड होती है। यहाँ आप देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज शुड बी मेड कंपल्सरी। तो ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि जो अगर कोई शादी करता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो किस में है, किस सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखा है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार के केस में कहा था और ये 2006 का केस है, ठीक है। और देखो इसमें कुछ केसेस की इन्फॉर्मेशन देख लो। अशोक कुमार वर्सेस रूपा हेरा का जो केस है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस है और 2021 का। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटैया सुभाहिया का जो केस है, इसमें हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वाला जो था, है ना, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस केस में बता दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा मैच द कॉलम करने को लिए दे रखा है, यहाँ पे प्रोविज़न है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है। प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज जो है वो सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि अब बीएसए में सेक्शन 119 ऑफ बीएसए है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाउ प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो सेक्शन 112 था एविडेंस एक्ट का, बट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 116 हो गया है। मैरिज रिलीजियस सेरेमनी जो है वो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है। सेक्शन 119 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो प्रिज्यूम कर ले एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। नाउ यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाइगेमिस मैरिज होता है, बाइगेमी अंडर हिंदू लॉ ये वाइड होता है, सही बात है। अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वाइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, ये भी सही बात है ना। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी इज़ ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन आपसे देखो केस लॉ तो बहुत पूछा है यार इन्होंने। तो यहाँ पे केस लॉ कौन से केस से क्या निकल के आया था, तो जो दस्ताने वर्सेस दस्ताने हैं वो भी क्रूएल्टी का केस है, ठीक है, क्रूएल्टी इन मैट्रिमोनियल अफेयर। अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस है, सेक्शन 13B का है, ठीक है, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। टी सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस है ना, सेक्शन 9। ये तो मुझे क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है ये भी क्रूएल्टी का ही केस है, ठीक है, ये वाला क्रूएल्टी का ही है, ठीक है। नाउ हिंदू डॉटर बिकम अ कॉपर सीनरी बाई। तो इसमें देखिए रखा है कि हिंदू डॉटर जो है वो उसे कॉपर सीनरी मतलब अधिकार मिल जाता है। वो कौन सा सेक्शन बताता, कौन सा एक्ट बताता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 6 के क्लॉज ए में जब आप देखोगे हिंदू सक्सेशन एक्ट को, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जो हिंदू डॉटर होती है वो एक कॉपर सीनरी बन जाती है, ठीक है, मतलब उसका अधिकार होने लगता है प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड दैट ऑल मैरिज शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अगेन सेम वही क्वेश्चन। तो ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि जो सभी शादियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, वो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार के केस में कहा था, जो कि 2006 का केस है। अगेन अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा का जो केस है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस है, सेक्शन 13B। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है। समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो केस है वो ट्रिपल तलाक का केस है ना, 2002 का है। बट अभी हमारा जो लैंडमार्क जजमेंट आया था वो सायरा बानो वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया जो हमने देखा था, है ना, ये भी
तलाक़ बिद्दत से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रिपल तलाक़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट द्वारा। नाउ अब देखो मुस्लिम लॉ में जो हिजानात है वो किससे रिलेटेड है, तो मुस्लिम लॉ में जो हिजानात है वो रिलेट करता है प्राइमरली मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और अगर इस प्रिंसिपल को देखोगे तो ये 352वां प्रिंसिपल है ऑफ मोहम्मद लॉ, ठीक है, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, मतलब हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगेन केस दे रखा है, कौन सा केस किससे जुड़ा हुआ है, तो डैनियल लतीफ़ी जो केस है वो 2001 का है एंड ये मुस्लिम डिवोर्स वुमेन के मेंटेनेंस के लिए है। समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है वो ट्रिपल तलाक़ को एज सिंगल तलाक़ माना जाएगा, बट ये इनवैलिड तलाक़ होगा, इसलिए ये केस था 2002 का है। मुक्का राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है ओरल गिफ्ट से रिलेटेड है। हुसैन आरा वर्सेस जुबैदा बेगम का जो केस है वो डावर दैट इज़ मेहर से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ अब देखो अ मुस्लिम मैरिज विथ अ नॉन किताबिया द मैरिज इज़, अगर कोई ऐसा मुस्लिम मैरिज जो उनके नॉन किताबिया के रिगार्डिंग होता है, मतलब बिना उनका रूल फॉलो किए होता है, उसे हम फासिद कहते हैं, इरेगुलर, ठीक है, अंडर सुन्नी लॉ। बट अगर यही मैरिज मुस्लिम मैरिज विथ नॉन किताबिया अंडर सिया लॉ जो है वो बातिल हो जाता है, डेट इज़ वाइड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है सुन्नी लॉ में और सिया लॉ में बातिल हो जाता है, डेट इज़ वाइड। नाउ वेयर अ हिंदू मेल एंड अ हिंदू फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू पर्सनल लॉ क्या उन पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ये शादी कर रहे हैं, तो इस पर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू पर्सनल लॉ क्यों ही अप्लाई होगा, ठीक है, तो अप्लाई नहीं होगा। एबॉर्शन ऑफ चाइल्ड बाय वाइफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इज अ ग्राउंड फॉर, तो अगर कोई मतलब अगर कोई एबॉर्शन कराता है अपनी वाइफ का विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, तो ये ग्राउंड हो जाएगा डिवोर्स का, ठीक है। इसके लिए जो केस है वो सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो मैरी कर लेता है बी से, और जो कि विडो होती है उसके एल्डर ब्रदर का, तो ये जो मैरिज है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। इस्लामिक लॉ में देखो हिंदू लॉ में ये वाइड हो जाएगा और इस्लामिक लॉ में इस मैरिज को वैलिड मानेंगे, ठीक है। अगर कोई मान लो ए है, उसने अपने मैरी कर लिया बी से जो कि विडो थी उसके एल्डर ब्रदर का, तो हिंदू लॉ में ये वाइड हो जाएगा मैरिज, पर इस्लामिक लॉ में ये वैलिड हो जाएगा। नाउ अ मुस्लिम वुमन ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड मैरिज विथ अनदर मैन द मैरिजेज, अब देखो कोई मुस्लिम वुमेन है जो अपनी इद्दत पीरियड पे थी, तो इस दौरान अगर वो शादी कर लेती है तो ये अंडर सुन्नी लॉ फासिद हो जाएगा, डेट इज़ इरेगुलर मैरिज हो जाएगा, बट अंडर सिया लॉ ये जो मैरिज है वो बातिल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर वो अपने इद्दत पीरियड के दौरान होती है। तो इद्दत पीरियड जो होता है वो 4 महीने 10 दिन का होता है। अब यहाँ पे देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक डिवोर्स इज़ नॉट अ वैलिड तलाक, तो हमने ये किस केस में देखा था, इसमें वो केस नहीं लिख रखा है, ठीक है। ट्रिपल तलाक जो है वैलिड तलाक नहीं माना जाएगा, इसको समीम आरा के केस में कहा गया था, समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था 2002 में, और यही जो बात है कि ट्रिपल तलाक जो है वो वैलिड तलाक नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था ये सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि 2017 का केस है। नाउ अ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिटवीन पर्सनस विथ फॉस्टेरेज रिलेशनशिप इज़, तो देखो अगर मुस्लिम लॉ के अंडर में कोई पर्सन शादी करता है बस अपने पालन पोषण हेतु फॉस्टरेज हेतु, तो उसको हम बातिल मैरिज कहते हैं, जो कि वाइड एब इनिशियो होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज़ नॉट सोलेमनाइज्ड ओनली फॉर द सेक्सुअल एन्जॉयमेंट बिटवीन टू स्पाउजेस, इट इज़ एन एक्ट ऑफ इबादत। तो देखो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिज है, मतलब एक हस्बैंड एंड मतलब एक मेल एंड फीमेल के बीच में जो मैरिज होता है वो बस सेक्सुअल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं होता है, ये एक एक्ट ऑफ इबादत है, ये बात ट्रू है, ठीक है। इबादत मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ वर्शिप, ऐसा।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसमें देखो क्रूएल्टी है ग्राउंड डिवोर्स का, डिजर्सन है, एडल्ट्री भी है, पर जो इनकम्पैटिबिलिटी टेम्परामेंट एडजस्टमेंट है वो नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें डिवोर्स की तो वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइंड है। नाउ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ अ यूनियन विच इज आइदर वाइड जो है वाइड मैरिज के लिए सेक्शन 11 में डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट के, और जो वाइडेबल मैरिज है वो सेक्शन 12 में डिफाइंड है। तो अगर मान लो ऐसे मैरिज से कोई बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो भी वो बच्चा लेजिटमेट होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिख रखी है, लेजिटमेट। नाउ यहाँ पे देखो अगेन हमें एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, निकाह जो है वो रेगुलर एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज है अमंग मुस्लिम। सही बात है। मूटा जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज है एंड इज़ द मोस्ट अनकॉमन इन इंडिया। सही बात है। बट जो मूटा मैरिज है वो उसे हम टेम्प्रोरी मैरिज भी कहते हैं, जो कि प्लेजर के लिए हो इंसान करता है अपने। ठीक है, और ये शिया कम्युनिटी में होता है, बट शिया में भी हर लोग इसे नहीं रिकॉग्नाइज करते, नहीं मानते ऐसे शादी को। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो देखो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ट्रीटिंग द वाइफ विथ क्रूएल्टी, ये बात है, ये ग्राउंड है, और ये ग्राउंड जो है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 8 में दे रखा है मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के। डेट द वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 4 ईयर। तो ये जो बात है ये भी सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइंड है। डेट द हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आर अपवर्ड, ये भी बात सेक्शन 2 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। बट वहाँ पे जो पनिशमेंट का पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का, अगर वो 7 साल या उससे अपवर्ड होगा, तो यहाँ पे 7 साल नहीं लिख रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में ये भी डिफाइंड है, किसमें, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब यहाँ पे देखो द हस्बैंड हैज़ बीन इंसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, और तो ये वाला जो ग्राउंड है वो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइंड है। नाउ एनी हिंदू मैरिज विच इज़ नॉट प्रॉपरली सोलेमनाइज्ड इट शैल बी। तो देखो अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब कोई हिंदू मैरिज जो होता है वो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग नहीं होता, तो ऐसे मैरिज जो होते हैं, ऐसे मैरिजेस शुरू से ही वाइड हो जाते हैं, वाइड एब इनिशियो। नाउ यहाँ पे हमें इससे पूछ रखा है कि जो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है वो किस सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 9 में दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 11 में है वाइड मैरिज, सेक्शन 13 में है डिवोर्स, सेक्शन 5 में क्या है देख के बताओ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द इरिव्यूकेबल फॉर्म ऑफ तलाक। तो जो इरिव्यूकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है, मतलब जो बदला ना जा सके, वो तलाक़ बिद्दत है ना, तलाक़ बिद्दत। और जो तलाक़ राजी होता है वो रिवोकेबल होता है। ठीक है, तलाक़ बिद्दत एक बार अगर किसी ने तलाक ले लिया तो वो तलाक ले लिया, तलाक़ राजी जो होता है वो रिवोकेबल होता है, वो वापस चेंज हो सकता है। ठीक है, नाउ जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था, 1954 में। तो जो इसकी इनेक्टमेंट डेट है वो 9 अक्टूबर 1954 है, और ये कमेंस कब हुआ था, 1 जनवरी 1955। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस असर्शन क्या है कि जो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज होता है एज सच इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सही बात है। इट मे रिजल्ट इनटू एन ईजी वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड सेल रिजल्ट इनटू इनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। देखो जो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज है ये ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के लिए, ये बात सही है, बट ये एक वे है जिससे जो मैरिज है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू। नाउ द मेन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ आर होली कुरान होता है, सुन्ना होता है जिसे हम हादिस भी कहते हैं, आयदा भी होता है, ये तीसरे नंबर पे, और कियास, सुन्ना, हादिस, इज्मा, कियास जो होता है वो चौथे नंबर पे होता है। ठीक है, ट्रू है सारे। अब यहाँ पे देखो
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनने एक डायरेक्शन दिया था कि जो दैट द मैरिज ऑफ ऑल पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। ये किस केस में कहा था? सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस है, 2006 का ये केस है। नाउ आर.डी. उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस है ये भी 2006 का है। पर ये जो केस है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया था? मैंडेटरी गाइडलाइन जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ फीमेल प्रिजनर्स एंड देयर यंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए? अच्छा देखो, कैलाश सरकार वर्सेस माया देवी का जो केस है वो 1984 का केस है। इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। देखो इश्यू क्या था इस केस का कि ये जो केस है वो डील करता था आइडेंटिटी एंड रिवाइवल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। मतलब इसमें होता ये है कि माया देवी जो है वो एक हिंदू फैमिली से थी, बट वो अपना जो आइडेंटिटी है वो क्रिश्चियन फैमिली में चेंज करा लेती हैं। तो जजमेंट रूलिंग ये आया कि उनका क्रिश्चियन होना जायज़ है, बट अगर ये चाहे, मतलब जो माया देवी है अगर वो चाहे तो वो वापस हिंदू कन्वर्ट हो सकती है ना। अगर वो हिंदू कन्वर्ट होगी और उसके कम्युनिटी के लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसका हिंदू होना रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, तब से वो हिंदू कहलाने लगेगी। अब यहाँ पे देखो हमें पूछ रखा है कि कौन सा इसमें सही है। तो अ वाइड मैरिज रिमेंस वैलिड अंटिल अ डिक्री। नहीं, वाइड मैरिज जो है वो शुरू से ही वाइड होता है, उसके लिए किसी डिक्री की जरूरत नहीं है। अ वाइड मैरिज इज़ नेवर अ वैलिड मैरिज एंड देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ एनी डिक्री एनुलिंग इट। सही बात है। अ वाइडेबल मैरिज इज रिगार्डेड एज वैलिड मैरिज अंटिल अ डिक्री एनुलिंग इट हैज़ बीन पास्ड बाई अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सही बात है ना। वाइडेबल मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज होता है जब तक कि कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको, मतलब पार्टी जाके कॉम्पिटेंट कोर्ट से उसे वाइड ना कराए, तब तक वो वैलिड होता है। अब यहाँ पे देखो, वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बिन कंज्यूमेटेड इट दैट हैज़ टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ। अगर मान लो कोई ऐसी शादी जहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ है ना, तो जो इद्दत होता है वो ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ डेथ, है ना, डेथ के केस में। बट अगर जो पर्सन अगर वो जिंदा है, डिवोर्स ले रखा है, तो वहाँ पे इद्दत पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है ना, नो नीड ऑफ इद्दत पीरियड। ठीक है, डेथ के केस में 4 महीना 10 दिन वेट होगा, और अगर डिवोर्स लिया है उसने तो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब देखो, ए मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन 2 पर्सन इन वायलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एज में भी, तो ये वैलिड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये ऑटोमेटिकली वाइड नहीं होता, हमें वाइडेबल कराना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वाइड होगा। तो कोई अगर ऐसी शादी जो 2 पर्सन के बीच में हुई है इन वायलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एज, तो वो वैलिड ही होगी जब तक कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करे। अब यहाँ पे देखो, अ चाइल्ड में बी गिवन इन एडॉप्शन बाई, तो एक जो बच्चा है ना उसको उसका एडॉप्शन कौन दे सकता है? तो आप सेक्शन 9 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखोगे तो सेक्शन 9 क्या कहता है? पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एडॉप्शन। तो इसमें इन तीनों को ये कैपेबिलिटी दी गई है कि ये चाहे तो बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। कौन कौन? फादर, मदर, गार्जियन, तीनों ही। ठीक है, लीगल गार्जियन दैट इज़। अब देखो, मैरिज ऑफ ऑल पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन मेड रजिस्ट्रेबल कंपल्सरी। तो अगेन ये सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस है। ठीक है, 2006 का केस है। अब हाँ, यहाँ पे देखो, ए जया चंद्रा वर्सेस अनिल कौर, ये 2005 का केस है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो रीडिफाइन करता है मेंटल क्रूएल्टी, जो कि इस्टेब्लिश किया था कोर्ट ने कि जो कम्युनिटी इफेक्ट ऑफ स्पाउच है, स्पाउच का जो बिहेवियर है रादर देन डिमांडिंग, हाँ, जो क्यूमुलेटिव जो बिहेवियर है स्पाउच का उसे देखा जाएगा। ठीक है, ना कि एलिगेशन वगैरह। अब यहाँ पे देखो, टू मैच्योर एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स द डिजर्सन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मस्ट कंटिन्यू फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सपिंदा रिलेशनशिप जो है एक्सटेंड्स अप टू 5 डिग्री ऑफ पर्सन साइड एंड 3 डिग्री ऑफ मैटरनल साइड। सही बात है, सेक्शन 3 के क्लॉज एफ में सपिंदा रिलेशनशिप में ये बात लिख रखा है। रूल्स रिलेटिंग टू सपिंदा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी
ये भी बात सही है, ठीक है, दोनों ही बात सही है इसमें। अभी आप देखो, ए मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी, तो जो मुस्लिम मैन है वो किसी शादी नहीं कर सकता, जीव से कर सकता है, क्रिश्चियन से कर सकता है, पर आइडोलाट्रिस से नहीं कर सकता, ठीक है, मोती पूरक चीज़ों से। नाउ गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स एम्प्लॉयज़, तो जो गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स है वो क्या एम्प्लॉय करता है कि जो मैरिज है वो डिजॉल्व तभी होगा जब उसमें से एक स्पाउस द्वारा ऑफेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया हो ना, मैट्रिमोनियल ऑफेंस के लिए। नाउ एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन हमने देखा हिंदू लॉ में ही रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। नाउ अ हिंदू वाइफ इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड इफ़ शी, इसमें आइदर ये होगा या बी होगा, ठीक है, अगर वो सीज कर लेती है हिंदू बाई कन्वर्जन या फिर अनकास्ट रहती है। अभी आप देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिकॉग्नाइजेज, इसमें देखो एक्चुअल डिजर्सन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने फैमिली लॉ का आज पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।